हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इन रेस समनिंग एडवोकेट्स हु गिव लीगल ओपिनियन टू रिप्रेजेंट पार्टी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस एंड रिलेटेड इशू। मतलब ये जो दो एडवोकेट्स को समन करा था ना ईडी ने, ये उसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्यूमोटो कॉग्निजेंस लिया। जो स्यूमोटो कॉग्निजेंस होता है उसमें ये लिखा था इन रे। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट स्यूमोटो कॉग्निजेंस लेता है ना, देन उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट, ये ऐसे तरीके का टाइटल होता है वरना वर्सेस होता है चीज में। ये जब सुप्रीम कोर्ट स्यूमोटो कॉग्निजेंस लेता है ना, तो ये लिखा था इन रे समनिंग एडवोकेट्स हु गिव लीगल ओपिनियन। समनिंग एडवोकेट्स को, जो एडवोकेट्स लीगल ओपिनियन देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस में, मतलब किसी भी चीज पे और केस रिलेटेड इशू पे। ठीक है, उनके को समन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, और फैक्ट्स फैक्ट्स देखते हैं केस में हुआ क्या था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने समन इशू कर दिया अंडर सेक्शन 179 के अंदर। एडवोकेट को, जो आप उसके काम था अपना ड्यूटी रिप्रेजेंट करने का, वो अपीयर कर रहा था। ठीक है, डिमांडिंग अपीयर रिवील, और जो उसको समन करा कि जो आपको क्लाइंट ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको रिवील करो। ठीक है, इन क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, फर्स्ट पहला तो बात ये थी, जो बार है उसके खिलाफ, तो बार के जो और एडवोकेट थे वो गए वहां पे। ठीक है, उन्हें ऑब्जेक्ट करा, आर्ग्यू करा समन को, एंड डिस्क्लोज द, मतलब जो हम ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जो अटॉर्नी क्लाइंट का रिलेशनशिप है, जो कन्वर्सेशन होती है, वो प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 132 और वो 132 और 138 भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि पहले एविडेंस एक्ट था। वॉयलेट्स प्रोफेशनल एथिक्स, और प्रोफेशनल एथिक्स को भी वॉयलेट करता है अंडर आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर। और जो स्टेट्स एक्सेप्टेड दैट जो स्टेट ऑफ एक्सेप्टेड दैट द एडवोकेट कैन नॉट समन, एडवोकेट का समन नहीं हो सकते, जस्ट ऑफरिंग लीगल एडवाइस फॉर अपीयरिंग, बट द क्लेम दैट द privilege cannot be used to mask the advocate personal wrongdoing, that which can cover outgoing exemption of the article 132 of privilege communication। ठीक है, जो privilege communication के अंदर जो ये करा गया था ना, जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन दे रखा है एडवोकेट्स को, तो क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में आप कोई भी बात डिस्कस नहीं कर सकते कहीं और। ये तो फैक्ट्स थे केस के। ईडी ने समन कर दिया दो एडवोकेट्स को, बाकी बार चली गई है ऑब्जेक्शन ठाने के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया इस केस के ऊपर, ये क्या इशू है क्या नहीं है। ये फैक्ट्स थे केस के। नाउ अब क्वेश्चन क्या थे कोर्ट के सामने? कोर्ट के सामने ये था कि व्हेन अ पर्सन, मतलब जो पर्सन लिंक्ड होता है एडवोकेट के साथ, ठीक है, लीगली एडवाइस लेता है खाली, क्या तब भी वो समन हो सकता है? ठीक है, क्या इन्वेस्टिगेशन समन कर सकती है? और जब कोई, जो कोई एजेंसी है, इफ जो एजेंसी इंडिविजुअल, वो एजेंसी इंडिविजुअल पोजीशन पे है, ठीक है, इंडिविजुअल पोजीशन नॉट ओनली मेयरली ऑल ओवर बट समथिंग एल्स। ठीक है, जो सीक्रेट क्रिमिनल एक्टिविटीज है, कुछ भी है, डायरेक्टली समन द लॉयर, क्या वो भी डायरेक्टली समन कर सकती है लॉयर्स को? ठीक है, एक तो जिन्होंने लीगल एडवाइस लिया, खाली अपॉइंट नहीं करा, सिर्फ लीगल एडवाइस लिया है किसी से या किसी एडवोकेट से। ठीक है, और ये सब चीजें बताते हुए ये दो क्वेश्चन थे, क्या वो समन कर सकता है नहीं कर सकता। लीगल एडवाइस देने के लिए भी क्या उसे समन करा सकता है कि तू भी इन्वॉल्व है या नहीं है उन एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, क्या आपको लीगल एडवाइस आपने क्यों दी, क्या आप उनमें इन्वॉल्व थे उस एक्टिविटीज में? क्या आप तो उस फ्रॉड के वो नहीं थे? ठीक है, पार्ट तो नहीं थे कि आप उसको लीगल एडवाइस कर रहे हो, भले ही आपने अपॉइंट नहीं करा, आप उसके एडवोकेट नहीं हो, देन ओनली, मतलब ईडी तब भी आपको समन नहीं कर सकती है। ओके, ये देखो क्या इश्यू गाइडलाइंस है। अब गाइडलाइंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा? सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्टेट, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया एडवोकेट कैन नॉट बी समन। ठीक है, क्योंकि द एडवोकेट हैज एडवाइस, प्रिपेयर्ड एंड अपीयर्ड फॉर द क्लाइंट, उसको एडवाइस कर सकता है, प्रिपेयर्ड कर सकता है, बिफोर अपने क्लाइंट को प्रिपेयर्ड कर सकता है सब चीज के लिए, और यूटिलाइजिंग द एडवोकेट एज अ विटनेस, विटनेस को एडवोकेट, मतलब एडवोकेट को विटनेस की तरह यूटिलाइज करना अब अपने क्लाइंट के खिलाफ ही वो अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी एडवोकेट को उसके क्लाइंट के खिलाफ ही विटनेस नहीं बना सकते। ऐसा तो हो जाएगा सर, इसको पता होगा कि क्लाइंट ने इसको बताया होगा, आप इसको विटनेस बना दीजिए। ठीक है, तो इसी वजह से जो इंपाउंडिंग समनिंग ऑर्डर था उसको इनवैलिडेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एंड उसको इनवैलिडेट कर दिया और इंपाउंडेड ऑर्डर को हटा दिया गया। ठीक है, जो समन करेगा तो समन भी कैंसिल कर दिए हैं, द इंपॉर्टेंट समन वाज इनवैलिडेट, जो समन करते हैं इनवैलिडेट हो गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली क्लियरली तो समन नहीं कर सकते आप जनरली तो एडवोकेट को। ठीक है,
द कोर्ट रिफेम्स अटॉर्नी, जो अटॉर्नी क्लाइंट का रिलेशन है, और ये रीजन दिया जो अटॉर्नी क्लाइंट का रिलेशन है वो प्रोटेक्टेड है बीएनएस में प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंदर, जो कि सेक्शन 132 और 134 में है एविडेंस एक्ट के, जो बीएस से हो गया है अब। एंड डिस्क्राइब द ड्यूटी, जो ड्यूटी है एडवोकेट की वो डिस्क्राइब करी गई है। और ये जो ड्यूटी है ये स्टैट्यूटरी पिलर है जुडिशियल सिस्टम का। एंड जो लिंक, और जो ये लिंक्ड करता है ये भी लाइट ऑफ सेल्फ इन्विकेशन के अंदर आता है कि मतलब अपने आप को खुद भी अपने सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वायलेशन है ये भी, ठीक है, इफेक्ट लीगल काउंसिल, ठीक है, आर्टिकल 22 में कि आप अपना आप ही कन्फेशन कर सकते, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है, तो अपना आप ही कर लेंगे। और ये देखो, और जो complaining an advocate is testified against the client is described the object fulfill of the investigation agency, ठीक है, जो object failure the investigation agency, ठीक है, whose responsibility and obtain implication evidence, जो evidence लेना चाहती थी, seek investigation structure is balancing privilege, ठीक है, उसके लिए बैलेंसिंग प्रिविलेज बना गया। अगर कंपनी ईडी को या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये लग रहा है कि बहुत ही जरूरी है तो उसको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, ठीक है, ये गाइडलाइंस है। जनरली द एडवोकेट कैन नॉट बी समन, ठीक है, सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है, जनरली समन नहीं करा जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड कि जनरली समन नहीं करा जा सकता, ठीक है। और जो दो चीज देखनी पड़ेंगी सुप्रीम कोर्ट को, मतलब किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, वो क्या होंगी, देखो, रियली इफ द एजेंसी ऑब्टेन एविडेंस दैट द अटॉर्नी पोजीशन एक्सटेंड बियॉन्ड दैट ऑफ द लीगल एडवाइजर एंड इट कवर्ड बाय द स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन सच एज इन्वॉल्वमेंट एंड अनलॉफुल एक्टिविटी, अगर जो भी क्या वो इन्वॉल्व एक्टिविटी में एडवाइजर नहीं है, दो चीजें देखनी पड़ेंगी वो एक्टिविटी को जानने के लिए कि वो है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सी, क्या क्या करना पड़ेगा, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या आईओ है, आईओ मस्ट डू टू थिंग्स। फर्स्ट, पर्टिकुलरली जो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस में डॉक्यूमेंट्स हैं एंड जस्टिफिकेशन फॉर द स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, ठीक है, वो जो एक्सेप्शन दे रखे हैं उनकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी प्रॉपर, जो कि प्रिविलेज शुड बी क्लियरली डिमांडेड, ठीक है, जो वो डिमांड वो बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। इन समन्स दिस जस्टिफिकेशन स्टिपुलेट द जुडिशियल रिव्यू, उसको जुडिशियल रिव्यू करा जाएगा पहले, देन, ठीक है, और उसके बाद जो लीगल कंसेंट है उसको, जो रिटन कंसेंट है वो आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से हायर रैंक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से बड़े ऑफिसर से आपको ये परमिशन लेनी पड़ेगी। गेट द प्रीवियस रिटन कंसेंट ऑफ द हायर रैंक ऑफिसर हु इज at least as the high superintendent of police, the officer must attach the exception applicability, ठीक है, उसकी एक्सेप्शन की एप्लीकेबिलिटी को समझते हुए सुपरिटेंडेंट की परमिशन लेके फिर उसको जुडिशियल रिव्यू करा के सुपरिटेंडेंट की पुलिस लेके तब आप एडवोकेट को समन कर सकते हो। और किसी आईपीएस ऑफिसर से परमिशन लेना बहुत ही बड़ा लेवल का काम हो जाता है, तब वो एक्सेप्शनल केसेस में ही होगा, ये इट्स नॉट इजी टू डू, ठीक है, नॉट अ केक वॉक, ओके। और जो ये एक चीज और बताई है, कौन से एडवोकेट्स पे ये अप्लाई नहीं होगी, एडवोकेट्स नहीं, वो इन हाउस काउंसिल होते हैं, ठीक है, लॉयर्स होते हैं, वो एडवोकेट्स नहीं होते हैं। एडवोकेट्स और लॉयर में डिफरेंस में भी आपको सभी को पता होगा, जो बार में रजिस्टर हो जाता है वो एडवोकेट बन जाता है, बिकॉज जिसको सिर्फ लीगल नॉलेज है, लीगल डिग्री है, वो लॉयर होता है, ठीक है। जो बिकॉज दे आर जो इन हाउस काउंसिल होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, ठीक है, और जो सैलरी बेस्ड काम कर रहे होते हैं एडवोकेट, ठीक है, इन हाउस काउंसिल में होते हैं, उन पे ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं करते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन वाले, because they are salaried employed and lack of independence such that support attorney client privilege. Sometime in-house counsel are not considered advocates, sometime in-house counsel होते हैं एडवोकेट नहीं कंसिडर करे जाते हैं for the purpose of section 132 of BSC, ठीक है, and do not therefore the enjoy of attorney privilege on right, ठीक है, उनको ये प्रिविलेज कमीशन नहीं मिलेगा। nevertheless लेकिन the correspondence between the organization external advocate, उनके external advocates हैं, and internal counsels as a agent remains privilege, जो एक्सटर्नल एडवोकेट्स होंगे ना उनको प्रिविलेज मिलेगा, जो इन हाउस काउंसिल होंगे उनको प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ एडवोकेट्स भी होते हैं और इन हाउस काउंसिल भी होते हैं, तो उनमें डिफरेंस होता है। इन हाउस काउंसिल सैलरी बेस्ड काम करते हैं, वो पर फाइल काम करते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। जो सैलरी बेस्ड काम करते हैं वो इन हाउस काउंसिल होते हैं, और जो पर फाइल काम करते हैं वो होते हैं एडवोकेट्स, ठीक है, ये डिफरेंस है। एजेंसी के ऐसे नहीं पैनल पे काम करते हैं, एनबीएफसी वगैरह में बहुत वो एडवोकेट्स ही होते हैं, बाहर काम होते हैं, और कुछ इन हाउस लॉयर्स होते हैं जो इन हाउस काम करते हैं, ठीक है। और अब देखा आगे क्या कहा था, कंक्लूजन क्या था, हाँ, और जो डिजिटल डिवाइस है डॉक्यूमेंट का, उसका क्या करना है,
जो द प्रोडक्शन, जो टेंजिबल पेपर है, जो पेपर कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट है और डिवाइस, कोई भी टेंजिबल डॉक्यूमेंट, कोई टेंजिबल पेपर या डॉक्यूमेंट डिवाइस कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय प्रिविलेज, protected by privilege, not protected by privilege. An advocate cannot assess as greater production that client who may be, देखो तो डिजिटल डिवाइस है, वो जो भी पेपर है या डॉक्यूमेंट या मतलब कोई भी डिवाइस है, लेकर पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, कैन नॉट बी अथॉरिटी ग्रांटेड हु मे रिक्वायर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 90, उसमें 90 सेक्शन 94 अप्लाई होगा, ठीक है, सेक्शन 94 BNSS, ठीक है, उस पर। और दो एडवोकेट्स मे ओनली प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ जुडिशियल कोर्ट, वो जुडिशियल कोर्ट के सामने पकड़े जाएंगे, ना कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने। और विच विल रूल एन ऑब्जेक्शन, ठीक है, रूल एंड ऑब्जेक्शन ओनली प्रोवाइडेड मटेरियल टू इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए यूज करे जा सकते हैं, लेकिन वो जुडिशियल कोर्ट में रिप्रेजेंट करे जाएंगे, ना कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने कोई डिटेल बताने के लिए। आप जज के सामने बताओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने नहीं, कोई भी केस में हेल्प करने के लिए। एग्जामिनेशन ऑफ डिजिटल डिवाइस, और जो उसकी एग्जामिनेशन होगी डिजिटल डिवाइस की, वो एडवोकेट के प्रेजेंस में और उस क्लाइंट के प्रेजेंस में होगी, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ईडी की पावर भी कम नहीं करी गई है, आपको अगर जो एडवोकेट को समन करना है, इसमें ईडी की पावर भी कम नहीं करी गई है, जिसमें अगर आपको एडवोकेट को समन करना है तो आप एसपी की परमिशन लो, जुडिशियल रिव्यू करवाओ, देन यू कैन समन टू द एडवोकेट, ठीक है। और इसमें एडवोकेट की पावर को भी कम नहीं करा है, तो एक बैलेंस ड्रॉ कर दिया है कोर्ट ने, है ना। और इंटरनल चेक करेगा इंस्पेक्शन बाय द हाई कोर्ट अंडर द इनहेरेंट अथॉरिटी, ठीक है, इनहेरेंट पावर के अंदर जो इंटरनल इंस्पेक्शन होगी वो हाई कोर्ट के द्वारा होगी। ओके, थैंक यू फॉर ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल इनसाइट्स के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, चैनल को